बीज नफरत के हम हरगिज कभी बोने नहीं देंगे। भले हर बार हो जाए हमारे तन के 100 टुकड़े, मगर इस देश के टुकड़े कभी होने नहीं देंगे। सत्ता की आंख में आंख डाल के अगर वो बात करने का हुनर रखती है तो आप मानिए कि आपकी पत्रकारिता भी सफल है, मेरी कविता भी सफल है। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश भट्टगुजर और आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क। हम जिस तरीके से लगातार नए नए व्यक्तित्व से बात कराते हैं, तो आज हम बातचीत कराने वाले हैं ऐसे प्रख्यात कवि जो पलवल के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में पलवल का कवि सम्मेलनों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जो पूरी कहते हैं कि पलवल को पहचान जो दिला रहे हैं पूरे देश के अंदर, बातचीत करने चाहते हैं। आज हम मोहित मनोहर जी हमारे साथ हैं, तमाम जानकारी आज लेते हैं और उनसे कुछ कविताएं भी जानेंगे, किस किस विषय की वो कविताएं लिखते हैं। जिस तरीके से एक व्यक्तित्व कहते हैं कि लगातार हम कवि सम्मेलन सुनते हैं, सम्मेलनों में जाके और भी जगह जाके कवियां सुनते हैं, फोन पे सुनते हैं, तो आज उसी चीज का जागरूक उदाहरण आज देने वाले हैं हम। मोहित जी, पहले तो हम आपको बहुत बहुत स्वागत करेंगे अपने चैनल में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके नेशनल सनसनी न्यूज के जितने भी तमाम राष्ट्रभक्त श्रोता मुझे सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत आभार, प्रणाम, साधुवाद। मोहित जी, बातचीत करेंगे। कभी हम लगातार कभी सम्मेलन सुनते हैं, लोग फोनों में सुनते हैं, कभी सम्मेलन आज आमने सामने से बातचीत होती है, तो हमसे बात करेंगे पृष्ठभूमि को लेकर। जिस तरीके से आपने पलवल का जो नाम रोशन किया है पूरे देश के अंदर, प्रख्यात कवि और एक युवा जाने जाते हैं कवि के नाम से, तो कहाँ से शुरुआत हुई इन चीजों को लेकर, पृष्ठभूमि को लेकर बातचीत करें तो कैसे? मैं मूलतः ग्राम खाम्बी से आता हूँ और जिला पलवल के अंदर मेरा गांव आता है और आप भली भांति परिचित है, जैसी सांस्कृतिक संचेतना के लिए वो गांव जाना जाता है। गांव खाम्बी ऐसा गांव है जहां लोक कला भरपूर मात्रा में है और वहां पे रागनियों का एक बड़ा प्रभाव है और उस मिट्टी का ये जादू है कि हम जैसे नादान बच्चे ने वहां जो अपने कानों से सुना, क्योंकि मुझे याद आता है कि बचपन में हमारी जो माता श्री थी वो हमें श्री रामचरितमानस सुनाया करती थी। जब तो हमें उन चीजों के अर्थ उतने मालूम नहीं थे, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे हमारे कानों को तरलायित कर रहे थे। और लोक मंगल की जो लोक परंपरा थी, जो लोक गायकी की परंपरा थी, तमाम बड़े नाम हमारे गांव से आते हैं, तो हमने उन लोगों को सबको सुना और ये जो शब्द का जो संस्कार हमारे अंदर हुआ है, ये उसी मिट्टी का जादू है। और धीरे धीरे उसी गांव में हमारे आदरणीय प्रेमराज अज्ञान जी हमें काव्य गोष्ठियों की तरफ लेके गए, हमारे शिक्षा गुरु हैं वो। और धीरे धीरे हमने काव्य गोष्ठियों में जाना शुरू किया। हम पलवल गए, फिर उसके बाद बल्लभगढ़ गए, फरीदाबाद गए, दिल्ली गए और ऐसे गाजियाबाद, नोएडा, तमाम जगह ऐसे गुड़गांव सैकड़ों काव्य गोष्ठियों को हमने उनमें अपनी सहभागिता दर्ज कराई। और धीरे धीरे हमने समझा कि कविता, कवि सम्मेलन मंच है क्या, और धीरे धीरे उनको जीने लगे। और ये माँ वागीश्वरी की ये कृपा हुई कि वो कृपा हम पे बरसती रही और उस कृपा का ये परिणाम हुआ कि हम अपने जिले का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम जहां जहां गए वो लेके गए। खामी जब नाम आता है तो खामी नाम आता है, तो पलवल में जैसे खामी नाम का आते हैं तो बड़े बड़े व्यक्तित्व उजागर होने लगते हैं। जी जी जी। ब्रज की नगरी, हाँ जी, है कहीं ना कहीं दाऊ दादा का खम्भ गड़ा हुआ है हाँ। तो कहीं ना कहीं बड़े नाम, उसमें से एक बड़ा नाम कवि। नहीं नहीं, आप प्यारवश स्नेहवश कह रहे हैं कि बड़ा नाम, क्योंकि अभी तो हम हिंदी कविता के एक छोटे से विद्यार्थी हैं जो कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम कविता लिख लेंगे या कवि हो जाएंगे तो उसमें तो बहुत उम्र लगती है, उम्र खपती है। हम अभी प्रयासरत हैं कविता लिखने के लिए, कविता कहने के लिए। और आप खामी की कह रहे थे, तो वो गांव लोक संचेतना का बड़ा गांव है। वहां से तमाम औद्योगिक पृष्ठभूमि के लोग निकले हैं, वहीं से धर्म के क्षेत्र में धर्म ध्वजा उठाए ऐसे तमाम भागवत आचार्य निकले हैं। और वो प्राचीन समय से ही वो लोक कलाकारों की, कवियों की धरती रहा है। तो उसी धरती से मुझ जैसे आधुनिक कलाकार का बीजारोपण हुआ है। शिक्षा का क्षेत्र का नाम भी अगर कहीं ना कहीं मैंने कहा उसमें शिक्षा क्षेत्र में ऐसे तमाम बड़े लोग रहे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर मतलब गांव खाम्बी का नाम रोशन किया। वही जी, बातचीत करेंगे काव्य यात्रा की। कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि सबसे बड़ी आती है शुरुआत की कैसे हुई, कैसे इसे काव्य यात्रा में रुचि आपकी बढ़ी कि हमें आगे जाना चाहिए इस चीज में? मैं आपसे पहले भी कहा कि हमारे आदरणीय प्रेम अज्ञान जी और आदरणीय कमांडो समूह सिंह चरोरा जी, ऐसे दो विराट व्यक्तित्व मिले
जिनके सहारे हमने धीरे धीरे काव्य गोष्ठियों को आगे उनमें अपना भाग लिया, और धीरे धीरे हमें मंच की हकीकत हम जानते चले गए। और उसका प्रभाव ये रहा कि माँ बागेश्वरी की ऐसी कृपा रही कि लोग जुड़ते रहे, हम भी उनसे अच्छा व्यवहार रखा, और धीरे धीरे मंच मिलने लगे। आज ऐसे तमाम प्रदेशों में हिंदी कवि सम्मेलनों की यात्रा होती है। ये केवल माँ की कृपा और लोगों का आशीष और प्यार की वजह से। सबसे बड़ी आती है कविता ही क्यों चुनी आपने? देखो हाँ। लोग काम करते हैं, एक कवि तो हाँ। बनता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना रोजी रोटी भी हाँ। देखता है, सब चीज देखता है, और सबसे बड़ी आती है कविता। तो कभी ना कभी लोगों को जागरूक करने का काम करती है। जो कि कवि सबसे बड़ी चीज रहती है, जो कोई व्यक्ति किसी के ऊपर लिखता है तो उस व्यक्ति को बड़े नीचे से परखता। देखिए, हमारे कुल के बड़े गीत ऋषि गोपाल दास नीरज जी ने कहा कि आत्मा का सौंदर्य शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। तो कविता इसलिए हमने चुनी, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। हम ऐसा कहते हैं कि कविता ने हमको चुना, क्योंकि हम वो श्रापित लोग हैं जिन्हें पिछले जन्म का श्राप है कि आप लोग इस जन्म में पीड़ा को जिएंगे, और उसी पीड़ा का परिणाम जो अमृत छलकेगा वो माँ कविता कल्याणी के रूप में आपको प्रदत्त होगा। एक मुहावरा है, हम लगातार सुनते हैं, काफी टाइम से पत्रकारिता से करते हैं, तो सबसे बड़ी एक चीज आती है जब लोग बोलते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां ना पहुंचे कभी। तो एक बड़ी अंधेरी कह सकते हैं चीज को, बड़ी गहराई चीज को बोलते हैं। नहीं, अब जैसे जैसे हम लोग जीवन का अनुभव करते जाते हैं तो हमारे जो मुहावरे हैं, लोक पंक्तियां हैं जो प्रचलन में हैं, उनका भी प्रभाव बदलता जाता है। जैसे आप कह रहे हैं, जिस बात को मैं तार्किक रूप से उसी बात को कह रहा हूँ कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो वही चीज हम लगातार कहना चाह रहे थे। इस चीज को अब बात करना चाहेंगे एक यात्राओं को लेकर। हाशिया यात्रा लगातार अब चलती रहती है, तो कहाँ की यात्रा पूरे देश भर में आपने की है? पिछले एक दशक में कवि सम्मेलनों की सैकड़ों की यात्राएं भिन्न भिन्न प्रदेशों में हमने की है, और तमाम लोग उसमें साथी रहे हैं। हमारे मित्र भाई सतीश एकांत जी और तमाम ऐसे हिंदी कवि सम्मेलन के बड़े नाम हैं जिनके साथ हमें मंच शेयर करने का मौका मिला। नाग दहलवी जी, बड़े भैया दिनेश रघुवंशी जी, और सुनीलाल तुरंत जी, और ऐसे बहुत नाम है जो आज भी हमारे मतलब अभी भी बड़े मतलब प्रसिद्ध हुए हैं। हमारे मित्र हैं ऐसे बहुत लोग जिनके साथ मंच शेयर किए। मोहित जी, सबसे ज्यादा कविताएं आप किस चीज पे लिखते हैं? सबसे बड़ी बात आती है। देखिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रेम रस के कवि, राष्ट्रवाद के कवि, विचारवाद के कवि। तो सबसे बड़ी चीज, क्योंकि सबसे कहते हैं कि कवि वो चीज है जो चाहे नेता हो, पक्ष है पक्ष, जो खुल के जो बातें रखता है, कम से कम बातें कवि के ऊपर आती हैं। जो कवि की जो मौलिकता है वो भिन्न भिन्न रसों में अपनी कविताएं करते हैं, और माँ की कृपा होती है वो सभी रसों में सिद्धहस्त होते हैं। लेकिन कोई रस ऐसा होता है जो उसके हृदय के ज्यादा नजदीक होता है। हम सब लोग तमाम रसों में अपनी बात कहने की सामर्थ्य रखते हैं, और लेकिन वीर रस जो ओज कहते हैं आप लोग, वो मेरे हृदय के ज्यादा करीब है, तो उसी से थोड़ी सी प्रसिद्धि मुझे मिली है। ओज सिंह बाबा चाहेंगे कि क्या ऐसी कविता हम चाहेंगे सुनना जो जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आपकी हुई हो और लोगों ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है? मैंने अभी युवाओं के लिए कुछ पंक्तियां कही थी कुछ विगत वर्षों में, और वो पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हुई। तमाम लोगों ने उसे कोट किया, तमाम युवाओं ने उन्हें सराहा। मैंने युवाओं के लिए कहा, आप भी युवा हैं, मेरे समक्ष जो खड़ी है वो भी युवा है, हाँ, और सामने भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हैं। तो मैंने कहा कि युवाओं के लिए माँ की कृपा से कि तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो, तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो, तुम चाहो तो खुद को नई पहचान दे सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर सागर पर तैरा दोगे, तुम चाहो तिरंगा धरती से अंबर तक फहरा दोगे, तुम चाहो तो राष्ट्र के नायक हो जाओगे, तुम चाहो तो हर कहानी के कथानक हो जाओगे, तुम चाहो तो राष्ट्र का मान बढ़ा भी सकते हो, तुम चाहो युवा होने का गौरव गान बढ़ा भी सकते हो, तुम चाहो तो अटल हिमालय से अड़ जाओगे, तुम चाहो दुर्गम राहों पर आसानी से चढ़ जाओगे, तुम चाहो तो भारत को स्वर्णिम विहान दे सकते हो,
तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो। तो ये बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। राष्ट्रवाद के ऊपर हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि हमने एक आपके लास्ट कवि सम्मेलन आपका सुना था एसबीएस इंटरनेशनल स्कूल। जी जी जी। काफी बड़ी आप उस कार्यक्रम के साक्षी रहा हूँ मैं उसमें, और मुझे लगा कि भाई जी ने जब मुझे वहां सुना उस मंच से, तो मुझे लगा कि मैं आपके हृदय के बहुत करीब था। जब आपने राष्ट्रवाद की आवाज वहां से मेरी मंच से सुनी, तो कहने की कोशिश है कि कभी माँ भारती को हम यहाँ रोने नहीं देंगे, कभी माँ भारती को हम यहाँ रोने नहीं देंगे, बीज नफरत के हम हरगिज कभी बोने नहीं देंगे, भले हर बार हो जाए हमारे तन के 100 टुकड़े, मगर इस देश के टुकड़े कभी होने नहीं देंगे। बहुत खूब। इसी के लिए बातचीत करेंगे। अब युवा है, लगातार आप चल रहे हैं, लोग आपके पास आते भी होंगे, सीखने की कोशिश भी करते हैं, कहीं ना कहीं गुरु की परंपरा भी हमारे देश में बहुत। और आप तो बातचीत करें उस क्षेत्र से आते हैं जो पहले ही ब्रज की भूमि कही जाती है। बिल्कुल है। तो उन नौजवानों को क्या संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहोगे? मैं आज के युवाओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ और उनके लिए सुझाव भी है। हमारी जो नव युवा पीढ़ी है उसके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, असीमित कौशल है, उसके अंदर बौद्धिक क्षमताएं अतिरिक्त पनप रही हैं। लेकिन मेरा निवेदन इतना सा है कि वो अपनी मानक परंपराओं को तोड़ के प्रगतिवाद का झंडा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने धार्मिक आस्थाओं पर कुठारघात करके हम लोग अपने आप को सफल या योग्य बनाएं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपनी लोक मंगल परंपराओं का आदर करें, वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों का आदर करें, वो अपनी जो भी सत्य सनातन परंपराएं उनका सम्मान करें, और जो वो अपना समय ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक इन सब पर लगा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन इतना बरसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन करें, क्योंकि जितना आप पुस्तकों का अध्ययन करते जाएंगे उतनी आपकी वैचारिक की पुष्ट होती जाएगी। और ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति का अध्ययन मजबूत होता है उसकी शब्दावली विकसित होती जाती है और उसका प्रभाव उसकी वाणी में अक्सर दिखाई देता है। आपने एक चीज कही, जिस तरीके से सोशल मीडिया के जमाने पर लोग बुक से दूर हटते जा रहे हैं। एक बड़ा विषय, गंभीर विषय भी आज के टाइम में बनता है कि कह देते हैं कि जो कुछ चाहिए व्हाट्सएप पे आता है आज के टाइम में। तो कहीं ना कहीं आगे वो चीजें नुकसान भी लोगों को करती हैं। जैसे आप जैसे महान कवि हैं, आप लगातार आप भी किताबें पढ़ते हैं और भी लोग किताबों से जो रुझान आजकल होता जा रहा है कहीं ना कहीं नुकसान देता है। जी। देखिए, अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तभी हम बरगद बन पाएंगे। अब हमारी जो बचपन बीता उसमें शब्दों की घुट्टी हमें पिलाई गई, हमें लोक मंगल परंपराएं सुनाई गई, हमें कथाएं सुनाई गई, कहानियां सुनाई गई, ऐसे तमाम विषय सुनाए गए जिनसे हमारे चरित्र निर्माण होने में अहम भूमिका दर्ज कराई गई। लेकिन अब आधुनिकतावाद की दौड़ में माता पिता अगर अब बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं तो उसे फोन दे देते हैं। अब वो फोन में वो 2 साल का, 3 साल का, जहां उसकी आंखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसके मस्तिष्क पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा होता जा रहा है और हम लोग इस बात को भांप नहीं पा रहे हैं। और समय की मांग यह है कि हमारे कुल के बड़े लोगों ने कहा कि वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है, दादा, वक्त की आंधी से जो खबरदार नहीं है वो कुछ और ही होंगे, कलमकार नहीं है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सभी माता पिताओं को, हमारे समाज को इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो मशीनी युग है वो हम पर हावी ना हो जाए, हमारी आने वाली नस्लों और पीढ़ियों पर हावी नहीं हो जाए, वो अपने सत्य सनातन परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट ना कर दे। मेरा निवेदन है कि उनको जागरूक बनाए, उन्हें चेतनावान बनाए, उन्हें बलिष्ठ बनाए, मन से भी बलिष्ठ बनाए, उन्हें शरीर से भी बलिष्ठ बनाए। एक संस्कार के ऊपर बातचीत की, राष्ट्रवाद के ऊपर बातचीत की। आजकल राष्ट्रवाद की ओर में भी कुछ युवा नशे की तरफ बहुत भाग रहे हैं। जी, हो क्या रहा है कि जिस पृष्ठभूमि पे आप और हम बैठे हैं ये ब्रज का आंचल है और हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा कहा जाता है। और पूरे हरियाणा पंजाब की भी बात करें जो पूर्व समय में एक ही था, तो हमारे यहाँ हमेशा से दूध दही का खाना रहा। हरियाणा का यही महत्व रहा, यही पंजाब का महत्व रहा। लेकिन विगत वर्षों से कुछ लोग ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी और नस्ल को कैसे बर्बाद किया जाए, क्योंकि अगर आप किसी देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो आप उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दीजिए, वो निश्चित तौर पर उस देश का विनाश हो जाएगा।
तो आज ये कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी इस समय भी है, उसकी नस्लों में, उनकी जहनों में उस जहर को इतना बोया जा रहा है, इतना प्रदान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसके लिए शासन और प्रशासन भी जिम्मेदार है, और हम लोग भी तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग इतने प्रभावी हो रहे हैं तो ये लोग अपने बल पर तो इतने प्रभावी नहीं है। आप और हमने कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारी में चूक की है, जो ये लोग इतने। कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं, क्योंकि एक छोटी सी चीज हमारे दिल को लग जाती है, तो लोग कहीं ना कहीं उस चीज को जागरूकता का भी माध्यम बनाते नहीं, हैं। हमने विषय कोई ऐसा मुख्य चुना नहीं, मतलब कि हमें कोई विषय इसके लिए चुना हो, लेकिन हमारे मंच पर एक बात कही जाती है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं संभाल पाए, उनकी नस्लों में और उसके जहनों में अगर हमने जहर बो दिया, तो बोने के बाद आप, जैसे आज पंजाब त्रस्त है, जैसे वहां का युवा त्रस्त है, उनकी नस्लों में वो जहर बो दिया गया है। अब वो बाहर देश से आ रहा हो चाहे अंदर देश में से आ रहा हो, लेकिन शासन प्रशासन अगर उस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा है तो ये उनका फेलियर है। कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर बात। बिल्कुल बिल्कुल। एक आगे की हम बातचीत को करना चाहेंगे महिलाओं के लिए। देखो, आपका विशेष संदेश हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो कभी जो होता है वो जो भी चीज लिखता है वो निष्पक्ष लिखता है। देखिए, और उस चीज को जब लिखता है तो बड़े विचार विमर्श के साथ लिखता है। देखिए, आज मेरा ये सौभाग्य है कि स्त्री प्रारूप में आदरणीय ममता भड़ाना जी आज हम सबको रिकॉर्ड कर रही हैं, और इससे बड़ा अलका भड़ाना, अलका भड़ाना, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, अलका भड़ाना जी आज हमको रिकॉर्ड कर रही हैं। और हमारी एक गौरवशाली परंपरा हम प्राचीन समय से जीते आए हैं। हमारी इस पावनपुरी धरती पे माँ अनसुईया पैदा हुई है, इस पे माँ सावित्री पैदा हुई है, इस पे माँ सांडली पैदा हुई है, इसी पे अहिल्याबाई होलकर पैदा हुई है, इस पे माँ सीता पैदा हुई है, इसी धरती पे माँ लक्ष्मीबाई पैदा हुई है। ऐसी तमाम वीरांगनाएं, ऐसी माँ है हमारी, जो हमारी आदर्श प्रारूप है। उन लोगों के त्याग बलिदान के बल पर भी ये हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। लेकिन विगत कुछ समय में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने समाज को तोड़ के रख दिया, और प्रश्न चिन्ह नारियों पर लगाने की चेष्टा की गई। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी पर आरोप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जो व्यक्ति समाज में जो घटित होते हुए देखता है वही उस पर रिएक्शन करता है। लेकिन आप इस बात की कभी कोशिश ही नहीं कर रहे कि हम अपनी सत्य सनातन परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट होते हुए देख रहे हैं। हम अपने बच्चों के जहनों में रामायण उतार नहीं पाए हैं, अपने बच्चों के जहनों में गीता नहीं पढ़ा पाए उन्हें। हम उन्हें कहीं भी तमाम जगह भेज देते हैं, मठों में और तमाम जगह जहां भी, लेकिन हम उनको जो आदर्श शिक्षा घर से या घर निर्माण से या गुरुकुल परंपरा जो रही, हम उसका निर्माण ही नहीं कर पाए। और उसका परिणाम ये हुआ है कि समाज में जो विघटित घटनाएं हैं वो क्षरण का प्रारूप है। और मैंने इस बात पर कभी कुछ पंक्तियां कहने की कोशिश की थी कि धन दौलत तो मिली यहाँ पर, मूल्यों का भी क्षरण हुआ, रिश्तों का भी हुआ विसर्जन, मानवता का मरण हुआ, हर रिश्ते पर दाव लगा है और मर्यादा टूट गई, लक्ष्मण रेखा जब जब लागी तब तब सीता हरण हुआ, तब तब सीता हरण हुआ। तो ये सीता जो है वो शांति का प्रतीक है। जब जब हमने किसी की शांति को बिना किसी कारण के भंग करने की कोशिश की तो समाज में उसका प्रभाव भी दिखाई देता है, और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक परिवार बिगाड़ने की कोशिश भी देख देते हैं। बिल्कुल, एक युद्ध कगार पे पहुंच गया। एक आपने बड़ी पंक्तियां भी उसमें सुनाई थी, बातचीत कर रहे थे उसमें। तो ओजस के हिसाब से कोई कवि है तो हम कुछ ऐसी कविताएं सुनना चाहेंगे आपसे, तो हमारे दर्शक जिस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कुछ अच्छा, कोई बेहतरीन आज हमें सुना के जाए। नहीं, बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं, हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं, और बुजुर्गों के लिए सम्मान लिए फिरते हैं।
जब से मैंने देश की चंदन माटी चूमी है, तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं। कही बड़ी गहरी बात आपने जी कही इस चीज को जी लेकर। आगे की बातचीत करेंगे, जिस तरीके से अब आगे की आपकी यात्रा चल रही है जी तमाम चीजों को लेकर, आगे की अब क्या तैयारी आपकी तरफ से है, और राजनीति को लेकर भी आप कहीं ना कहीं एक्टिव दिखाई देते हैं। जी राजनीति में अगर आप कभी भी हम सुनते हैं, आपकी कविताएं जी सुनते जी। रहते हैं, तो ऐसा कुछ। आगे की ऐसा मेरा मानना है कि हम खुद कुछ भी तय नहीं करते, नियति हमें जिस ओर ले जाती है हम लोग चले जाते हैं। मेरा तो बस इतना सा माँ से निवेदन है कि वो बिना किसी बाधा के मुझे काव्य के पथ पर अग्रसर रखे। मैं बड़ी सुचिता के साथ मंचों को तय करता रहूं और ऐसा कोई भी आचरण में या व्यवहारिक कोई दोष ना आए जिससे मेरे चाहने वालों को ये दुख हो कि हम जिस व्यक्ति को आदर्श मानते थे या जिस व्यक्ति को हम फॉलो करते थे या जिस व्यक्ति को हम सुनना पसंद करते थे, उसका व्यवहार भी उन्हीं लोगों की तरह निकला जैसा आजकल दिखाई दे रहा है। आप राजनीतिक बात कह रहे थे कि आप राजनीतिक टीका टिप्पणी करते रहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ मंचों कहते हैं कि कभी अगर राजनीतिक टिप्पणी ना करे तो कहीं ना कहीं हमारे मंच में भी शालीनता खत्म हो जाती है। नहीं। तो वो जरूरी हो जाती है उस चीज को लेकर। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे मंच पर एक बात कही जाती है कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। राजनीति भी समझ ले और कविता भी समझ ले, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। कुछ आए हैं सिरों के साथ, कुछ आए हैं आरियों के साथ। तो लोकतंत्र में पत्रकारिता हो चाहे कविता हो, सत्ता की आंख में आंख डाल के अगर वो बात करने का हुनर रखती है तो आप मानिए कि आपकी पत्रकारिता भी सफल है, मेरी कविता भी सफल है। लेकिन अगर आपकी कविता और आपकी पत्रकारिता चरण चुंबन की भाषा बोलने लगे, अगर वो चाटुकारिता की भाषा बोलने लगे, वो सिंहासन के पक्ष में बोलने लगे, तो आप समझिए कि आपकी कलम को मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो मृत कलम हो जाएगी। कलम की भी और पत्रकारों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो देश के अंदर ज्वलंत मुद्दे हैं या जो देश के अंदर विसंगति हैं और जो लोग उनके जिम्मेदार हों, उन पर कुठारघात करें अपनी वाणी से, अपनी पत्रकारिता से, अपनी लेखनी से। क्योंकि समाज को अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अगर आप विसंगतियों पर नहीं बोल पा रहे हैं और अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता होकर बोल रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप अपने काम के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम केवल और केवल माता भारती के प्रवक्ता हैं। माता भारती के आंचल को और समृद्ध करने के लिए हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी को संपोषण देने के लिए हम पैदा हुए हैं। हमारी वाणी केवल और केवल माता भारती के को जो विश्व गुरु की परंपरा उसको विकसित करने के लिए उठे और बोले। और समाज में आजकल आप देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों में जहां कोई लोग कुछ पदों पर आ जाते हैं, पंच सरपंच आजकल आप देखते हैं, और वहां तमाम पूर्वाग्रह से वो लोग ग्रसित हैं और उन्हें लगता है कि हम स्वयंभू हो गए हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोग ये जान लें कि हमारे कुल के बड़े लोगों ने कहा, रात भाई ने, कि जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जातीय मकान थोड़ी है। आप लोग 5 साल के लिए आए हैं, चयनित हुए हैं, उसके बाद आपकी सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन आपकी पत्रकारिता अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो वो जीवित रहेगी, क्योंकि वो एक बड़ी परंपरा है। और अगर हम भी कविता को कहने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो लोग उसको सुनेंगे भी और उसको महसूस करेंगे। मोहित जी, एक छोटी सी चीज हम जानकारी, काफी लंबे समय से आप इस लाइन में हैं, तो कुछ ऐसी घटना जो आपके जीवन में घटित हो कि जिस कोशिश में मैं लगा हुआ था कि लोग मेरे को सुने, जिस तरीके से हमारे साथ घटित हुई थी, मैं जिस तरीके से आपकी कविता सुन रहा था एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में जब बातचीत हो रही था, तो ऐसी कुछ घटना आपके जीवन में घटित हुई कविता के माध्यम से जो हमारे दर्शकों के साथ जाहिर करना चाहोगे, जो कहीं ना कहीं आपको दिल को छू गई हो? तो कई बार ऐसी चीज नहीं, कभी कभी दिल को भी छू जाती है, कभी कभी दिल के आर पार भी हो जाती है, क्योंकि इन 10-12 सालों में तमाम तजुर्बे और ऐसे हालात रहे जब उतार चढ़ाव रहता है जीवन में। कभी कभी आप चाहते हैं कि रिश्ते बने रहें, कभी कभी रिश्ते हाथ से फिसल जाते हैं, नहीं मिल पाता है वो जो आप चाहते हैं। और
दूसरी बात, कभी कभी ऐसी विसंगतियां भी घटित हो जाती है मंचों पर। मुझे याद आता है कि नजफगढ़ दिल्ली में एक कार्यक्रम था, वहां पर दो कार्यक्रम हुए। एक तरफ कवि सम्मेलन था, एक तरफ रागनियों का कार्यक्रम था। तो ग्रामीण अंचल था और नजफगढ़ की साइड में ही था, एक गांव था। तो मेरे शुरुआती जीवन का कार्यक्रम था भाई साहब। मुझे लगा कि ये मंचे जो कौशल है ये बहुत दक्षता के साथ होता है और लोग सुनते हैं और इनके फैन होते हैं, और ऐसा अक्सर होता है। लेकिन पहली बात मैंने देखा कि कवि सम्मेलन वहां जम गया और रागनियों का कार्यक्रम थोड़ा सा धीमा हो गया, फ्लॉप कह सकते हैं आप हाँ उसे। जी। तो इस बात के लिए वहां के लोग एग्रेशन में आ गए, उन्होंने लठ निकाल लिए। तो ये बात मैंने पहली बार देखा कि ऐसा भी होता है। तो इसलिए आदमी को अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए, उसको भी इतना मजबूत रखे, कोई हालात ऐसी विषम आए तो उससे बचने के लिए वो प्रयासरत रहे। हर जगह कहते हैं कि हर जगह कविताओं से ही काम नहीं चलेगा, अपने लठ को भी मजबूत करना जी। नहीं, लठ को तो कोई बात नहीं है, आपकी वाणी इतनी मजबूत रहे जो देश में युवाओं के रक्त में एक संचरण का काम करे, उन्हें एक प्रेरणा दे, एक ऊर्जा दे, ऐसा मेरा मानना है। इस तरीके के माहौल के ऊपर अगर बातचीत करें, जिस तरीके की परिस्थिति इस टाइम है, अभी एक बहुत बड़े युद्ध को हम से निकल के हम बाहर आए हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी परिस्थिति अब कह सकते हैं सारी चीजें। मेरा एक बंद है कि निज वीरता और शूरता का प्रचंड दृश्य दर्शाया था। इतिहास गवाह है, मोहम्मद गोरी 16 बार हराया था। शक्ति का जब हुआ बोध तो सागर पार गए थे हम, लेकिन घर के ही जयचंदों के कारण हार गए थे हम। रन में रानी लक्ष्मीबाई इतिहास बड़ा कर जाती है, शौर्य की नवगाथा का दिनमान खड़ा कर जाती है। अमर शहीदों की गाथा को हर मुख से यशगान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। बहुत बड़ा, बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे हमारे साथ, अगर बातचीत करें पलवल की खामी गांव की पृष्ठभूमि से, मोहित मनोहर जी, जो एक कवि हैं और तमाम देश के अंदर अलग अलग शहरों में जाकर जो पलवल का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे चलते टाइम हमारे दर्शकों से? देखिए, मैं आपसे विशेष तौर पर अंतिम पड़ाव में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं उससे पहले एक बात कहूंगा। आप भी युवा हैं, मैं भी युवा होने के प्रयासरत हूँ, क्योंकि आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी अपने आप को 50 वर्ष के भी युवा कहते हैं, तो हम तो निश्चित तौर पर युवा है ही। कभी कभी काव्य के रूप में कहते हैं भूतपूर्व युवा। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अभी आप मुझसे पूछ रहे थे मोहित भाई, आप किस विषय पर कविता लिखते हैं? तब मैंने कहा कि मैं तो देश के ऊपर कविता लिखता हूँ, देश प्रेम के ऊपर, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा। लेकिन आपने कहा कि प्रेम के ऊपर भी कुछ लिखा है, तो युवाओं के लिए आप पूछना चाह रहे थे। तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आई कि अपनी की जिधर गमगीन हो सरगम खुशी का नाम क्या होगा। ये अंतिम पंक्तियां सुने कि जिधर गमगीन हो सरगम खुशी का नाम क्या होगा, छलकते आंसुओं कह दो अभी अंजाम क्या होगा, मनोहर से हुआ मोहित जमाना आज क्यों रुसवा, कलम बिकती नहीं जिनकी लगा के दाम क्या होगा। जिधर गमगीन हो सरगम खुशी का नाम क्या होगा, छलकते आंसुओं कह दो अभी अंजाम क्या होगा, बदलते दौर के मजनू तुम्हारा हाल तुम जानो, भदी पर जिसका पैरा हो भला बदनाम क्या होगा, मनोहर से हुआ मोहित जमाना आज क्यों रुसवा, कलम बिकती नहीं जिनकी लगा के दाम क्या होगा। और अंतिम पंक्तियां ये सुनिएगा कि लोग प्रेम में सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं। तो ये पंक्तियां एक जमाने में हमने लड़कपनों के दिनों में कही कि तुम लौट कर आए जब तक हम खुद को दफना चुके थे, तुम लौट कर आए जब तक हम खुद को दफना चुके थे, तुमने चुना जमाने को हम किसी और को अपना चुके थे। और हमारे यहाँ तो कतील सैफई का शेर है, एक कथा है, उन्होंने कहा कि सिमट सका ना जिंदगी का फैलाव, कभी भी खत्म गमे आस्की नहीं होता, निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। तो ये तो वाली जो कहते हैं जिसका प्यार टूटता है तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी माध्यम में बिखर जाता है। जी। तो ये गंभीर विषय बन जाता है कहीं ना कहीं। कहते हैं कुछ चीज दिल को लग जाती है तो व्यक्ति की आंसुओं तो आती है, वाक्य में भी आ जाती है। बिल्कुल। ऐसा कोई वाक्य शायद हमें लगता है मोहित जी के साथ घटित हुआ? नहीं, ऐसा हुआ है कि देखिए, अनुभव जिंदगी में आपको कब हो जाए ये जिंदगी बता सकती है, क्योंकि जीवन में प्रेम एक ऐसा विषय है, चाहे वो अपने आप से हो, चाहे अपनी प्रेमिका से हो, चाहे अपने राष्ट्र से हो, चाहे अपनी माँ से हो,
प्रेम आपको शाश्वत विषय है जो जहां आपको वो तरलायित करता है और आपको जीने की उमंग और एक प्रेरणा देता है। अगर आप प्रेम जो विषय है, हम मंचों पे भी कहते हैं प्रेम दर्शन का विषय है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। वो वासना से मुक्त होकर किसी को जीने का नाम प्रेम है। तो इस विषय को बड़ा लोग नैतिक दृष्टि से देखते हैं और कुछ कुछ लोग जिंदगी से हताश हो जाते हैं, कभी कभी मायूस हो जाते हैं और ऐसे प्रकल्प कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि अगर आप प्रेम में सफल होते हैं तब भी आप कुछ बनेंगे, और अगर आप असफल होते हैं तब आप निश्चित तौर पर कुछ बनेंगे। उसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे और आपने तमाम जानकारी हम दी। हम आगे भी आपको ऐसे व्यक्तित्व जो पलवल का नाम रोशन पूरे देश के अंदर कर रहे हैं लगातार आपसे मिलवाते रहेंगे। और दूसरी कड़ी में द्वारा कर भी हम मोहित जी से कुछ समय बाद द्वारा कर इसी चीज पे वार्तालाप करेंगे कि अब नया क्या चल रहा है और नया इन्होंने क्या लिखा है, उसी पर जल्दी हम दूसरा एपिसोड लेके मैं विशेष साधुवाद देता हूँ नेशनल सनसनी न्यूज को और आपको और आदरणीय अलका जी को और ऐसे तमाम लोगों के जो इस प्रकल्प में आपके भागीदार हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे कुल के बड़े लोगों ने कहा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, पता नहीं जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। और शायर दादा ने कहा कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। चरागों को अपनी आंखों में जलाए रखना, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।